नमस्कार, खबर 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्री बजट को लेकर के बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमारे प्रयास ऐसे हैं कि लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सबका विकास हो सके। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ अन्य मंत्रियों समेत प्रशासनिक सचिवों ने बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चहुमुखी विकास करना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य विभागों पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मित्रों, पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है, उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, इसकी कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें। लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे और लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। केंद्र का बजट चूंकि घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि इन चीज़ों को हम अपने बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बजट पूर्व की एक प्रकार का ये परामर्श की एक बैठक थी। तो आज अभी परामर्श हुआ है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि केवल परामर्श तक ये विषय था, कोई चीज़ निर्णय या कोई फाइनल ऐसी बात नहीं है। अभी इसी कड़ी में और भी कुछ ग्रुप्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, उद्योगपतियों की करेंगे, व्यापार के लोगों करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की, हेल्थ के साथ जुड़े लोगों करेंगे, एजुकेशन साथ जुड़े लोगों के करेंगे, सर्विसेज की करेंगे, एग्रीकल्चर की करेंगे। तो ऐसे सभी विभागों के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब लोगों के साथ हम मंत्रणा करने वाले हैं। कल कैबिनेट मीटिंग है, बजट के सत्र की तिथि ये हम कल तय करेंगे कि किस दिन बजट सत्र शुरू होगा और फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा कि कितने दिन तक बजट का सेशन चलेगा। पंजाब कांग्रेस की युवा नेता दामन थिंद बाजवा बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान दामन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगाए। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल दिखावे के लिए एक परिवार एक टिकट की बात करती है, लेकिन सही मायने में कांग्रेस इसके बिल्कुल विपरीत है। यही वजह है उन्हें बरसों पुराना साथ छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा। दामन थिंद बाजवा ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव 2022 सरगर्म होता जा रहा है और नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना भी जारी है। और आज इसी कड़ी में सुनाम से एक दिग्गज नेता दामन थिंद बाजवा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। दामन, इसका मुख्य कारण क्या? इसका मुख्य कारण यही है जी कि मैं कांग्रेस पार्टी, जिस दिन से मैंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, मैं एक साधारण से घर से संबंध रखती हूँ। तो मैं एक सुपना लेके आई थी, मतलब एक सोच लेके आई सी कि मैं अपने इलाके वास्ते जे चाहवा ते मैं पॉलिटिकली एक्टिव होके इस एडमिनिस्ट्रेशन या इस सिस्टम का हिस्सा बन के बहुत कुछ कर सकती हूँ। बट जदों अज ये महसूस होया कि काम दी किते ना किते एक लिमिट ही है जिथे तक काम नूं तवज्जो दित्ती जाती है। उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिजेक्ट होके मैं इस पासे राजनीति में रही हैं, एनएसयूआई की पहली प्रधान रही हैं पंजाब में। उस समय में और इस समय में क्या फर्क देखते हैं कांग्रेस में?
देखिए, मैं जिस भी ओहदे पे रही हूँ, मैं अपनी मेहनत से रही हूँ। मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी, मैं कोई नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नहीं थी। वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ 2 बार यूथ कांग्रेस की, वो भी इलेक्टेड रही हूँ। हाँ, नॉमिनेट हुई थी तो एज नेशनल सेक्रेटरी हुई थी, वो भी मेरा काम देख के। आज भी यूथ कांग्रेस ने, जहाँ पे मेरे जो मेरे सहयोगी हैं, जितने लोग मैं लेके जाती रही हूँ दिल्ली में, धरनों पे, हर जगह, मैं आज शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इवन मेरे मेल सहयोगी, मेरे जो कलीग्स थे यूथ कांग्रेस के, वो भी नहीं ले जाते रहे। उसके बावजूद, इतना काम करने के बावजूद, और जब सनाम में मेरे अलावा कोई और था ही नहीं, फिर भी इसलिए मेरा नाम काट दिया गया जस्ट बिकॉज किसी एक लीडर के भतीजे को एडजस्ट करना किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसको जिताने के लिए कि उसका वहां विरोध ना हो, वहां के जो लोग डिस्प्लेस हुए उनको मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दिया गया। सिर्फ उस चीज के कारण एक नौजवान का जो सारा 5 साल की मेहनत, उसका सारा करियर आप जेपरडाइज कर देते हो। वहां के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं एक आदमी के साथ, हर आदमी से जुड़ता है, हर आदमी एक आपके किए हुए कामों से जुड़ता है। वो लोग हैरान ही रह गए कि ये नया व्यक्ति हमारे सिर पे थोप दिया गया। उस चीज के खिलाफ आज जो निराश होके है बीते कल मुख्यमंत्री चेहरा जो है कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को ऐलाना है, तो क्या कैसे देखती हैं यूथ कांग्रेस का खास तौर पर कैसे देखता है, क्योंकि आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी में आई? नहीं, उसमें देखिए, मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं बीजेपी में आई हूँ सिर्फ इस करके क्योंकि मैं उस परिवारवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। जिस पार्टी में मेहनत से ऊपर परिवारवाद को तरजीह दी जाए, उस पार्टी में हमारे जैसे साधारण घर के नौजवानों का मुझे लगता है कोई जगह नहीं है। चन्नी जी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, बट हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी टिकट में चन्नी जी ने मेरी काफी मदद की थी। सो आई हैव नो हार्ट। रैली भी की थी और वहाँ कहा भी था कि दामन को आगे टिकट कहीं यहीं पे शो होता है कि हमारी लीडरशिप उस पार्टी में कितनी कमजोर थी, जो इस चीज पे काबू नहीं कर पाए। एक व्यक्ति जो अपनी जिद पे अड़ा रहा, उस पे काबू नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू जी, वो अपने भतीजे सुमित सिंह को अमरगढ़ से लड़ाना चाहते थे, जिसके कारण अमरगढ़ के जो एमएलए उसके भतीजे को सुनाम से। मेरा आखिरी सवाल है, आप बार बार ये कह रही हैं कि चन्नी जी ने आपकी मदद की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर पूरी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ईडी की रेड जो हुई है और चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा हन्नी जो इस समय ईडी की गिरफ्त में है, वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश। देखिए, मैं ना तो मेरा उतना कद है, ना मैं मतलब उस लेवल पे हूं कि मैं इस चीज पे कमेंट कर सकूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई रेड्स करवाई हैं तो किसी ना किसी आधार पे कराई होंगी, और ये सब जो फैक्ट है ये सबके सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। सो आई डोंट थिंक मुझे उस चीज पे कमेंट करना है। मैं कमेंट जिस पे कर सकती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है या जो मेरे साथ बीती है, मैं उस पे जरूर आपको बता सकती हूँ, उस पे जरूर लाइट डाल सकती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा मैं सुनाम के ऊपर। सुनाम में किसको जिताने वाली है? अब निकाय तो सारी ले आए, प्रधान यहाँ पर मौजूद है, निकाय के उप प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, तो निकाय में किसकी जीत सुनिश्चित करती है? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे हमारे सन्मुख सिंह मोखा जी जो कैंडिडेट हैं, उनका डट के साथ देंगे और इस बार उनको वहाँ से जेतू करार करके सुनाम से भेजेंगे, एमएलए बना के। ये थे हमारे साथ दामन थिंद बाजवा, और आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने साफ कह दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके करियर पर सेंध लगाई है, और उन्हीं की जिद के कारण उन्होंने अपने चहेते को टिकट दिलवाई, जो कि मौजूदा विधायक हैं पंजाब से, उनके भतीजे को टिकट दिलवाई, सुमित सिंह धीमान को। और यही कारण है कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, आज बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, दामन थिंद बाजवा आज भारतीय जनता पार्टी दामन थामते हुए, अब यह दामन जिस प्रकार से उन्होंने थामा है, और ज्यादा बात उन्होंने कहा, मैं बड़ी राजनीति से संदर्भ में बात नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर सुनिश्चित करती हूं कि सुनाम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीत का परचम लहरा पाएगा। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार जीत किसके खेमे में जाती है। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में पंजाब के सितारे हॉबी धालीवाल बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस दौरान धालीवाल ने कहा कि वो किसान पुत्र हैं और वो उस वक्त केंद्र सरकार की नीति से नाराज थे जिस समय केंद्र सरकार 3 कानून लेकर आई थी, लेकिन जब पीएम मोदी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए तीनों कानून रद्द कर दिए, उसी दिन से वो पीएम मोदी के मुरीद हो गए और यही वजह है कि वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत से खास बातचीत की है हॉबी धालीवाल ने, और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंजाबी इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार हॉबी धालीवाल हैं, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। धालीवाल साहब, मेहरबानी जी। सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्योंकि
ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ वर्किंग बड़ी अच्छी है। और मुझे अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने एक कानून बनाया, लगा कि कानून बदलना चाहिए, रद्द होने चाहिए, तो रद्द हुए। ये भी एक बड़ी सोच है। और जब रद्द होने के बाद, कानून रद्द होने के बाद हमने इसको पढ़ा, इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो अच्छा लगा। इसीलिए बीजेपी। तालीवाल साहब, दीप सिद्धू ने जब शंभू बैरियर पे वहां झंडा गाड़ा था तो सबसे पहले समर्थन के लिए आप वहां पहुंचे थे, मैंने आपको कवर भी किया था। तो क्या दीप सिद्धू इस बार भारतीय जनता पार्टी में तालीवाल साहब लाने वाले? मुझे इतना मालूम है कि परसों मुझे कॉल आई थी हमारे डायरेक्टर साहब की। वो बोले कि जोरा रीलोडेड, जोरा 10 नंबर या जोरा 2, और अब जोरा रीलोडेड ये कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे जोरा जो पहले था उसमें तो आपका भी अहम किरदार था, तो तीसरे में भी है। तो तालीवाल साहब, सबसे पहले एक और सवाल कि इस समय आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, 1000 रुपए मासिक महिलाओं को देने की बात कर रही है। भगवंत मान वो भी कलाकार हैं, आपके कुलीग रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री चेहरा है, कैसे? अच्छे तरीके से देखता हूँ, अच्छा इंसान है। देखो, पंजाब के लिए उसके दिल में दर्द है कहीं ना कहीं, वो शुरू से है। वीडियोस देख लो, इतिहास उठा लो उसका, तो ठीक है। उसके कितने वादे हैं, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, आम आदमी पार्टी क्या करती है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन पंजाबी, मैं एक बात जरूर करूंगा कि मेरा जो पर्सनल सोचना है कि खैरात नहीं लेते पंजाबी, खैरात के भिखारी नहीं है। खैरात नहीं लेते आपने कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सभी करती है, सभी करती है। मेरी आज पहले दिन है, मेरा ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि हमें कामयाबी दीजिए, हमें एक्सपोजर दीजिए, हमें इंडस्ट्री दीजिए, हमें एजुकेशन दीजिए, हमें सेहत दीजिए, ये पैसे मत दीजिए। लेकिन पार्टियां दलित कार्ड भी, जैसा कि आरोप लगता है बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि दलित कार्ड जो है विधानसभा चुनाव के चलते खेला जा रहा है। कल मुख्यमंत्री चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी को लाना गया, तो आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई? नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही है बीजेपी इंडिपेंडेंटली काफी सीटों से। बेशक अलायंस है 2 और पार्टी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पत्ता नहीं है। अब यार, इंसानियत बराबर है, आप कैसे खेल सकते हो? देखते हैं आगे। चुनाव प्रचार प्रसार में आखिरकार चलते चलते क्या मतदाताओं को कहने वाले हैं? आप स्टार प्रचारक बने हैं और 15 दिन शेष बकाया है, तो पंजाब के लोगों को जाकर के क्या समझाने वाले? बीजेपी को समझने की कोशिश करो, बस उसको पढ़ने की कोशिश करो, उनकी पॉलिसियों को जानने की कोशिश करो। ये थे हमारे साथ हॉबी तालीवाल, और देखिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, यही मैं मतदाता को जाकर के समझाने वाला हूं। अब ये देखने वाली बात होगी कि हॉबी तालीवाल जाकर के समझा पाएंगे मतदाता को। इस पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब है। मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार संजय शर्मा ने पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बताते हुए कहा, आने वाली 10 मार्च को बीजेपी पंजाब में सरकार बनाएगी। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बीजेपी जब इनेलो के साथ चुनाव लड़ा करती थी, तब उस समय बीजेपी की बहुत कम सीटें हुआ करती थी, लेकिन जिस समय हरियाणा में बीजेपी ने अलग होकर चुनाव लड़ा, उसी वर्ष हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जैसे जैसे पंजाब में चुनाव बढ़ता चला जा रहा है, ये सरगर्मी तो बढ़ ही रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का खेमा भी बढ़ रहा है। और खास तौर पर आज मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा, पंजाब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे को बढ़ाने में अहम योगदान देने के लिए पहुंचे। और आज हमारे साथ मीडिया प्रभारी संजय शर्मा खास तौर पर मौजूद है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, क्या लगता है, एक तरफ पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है 73 सीटों पर, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है हमेशा पंजाब के अंदर छोटा दल होकर के सत्ता में आने की प्रयास करती थी, और अकाली दल का एक जूनियर पार्टनर के नाते 23 सीटों पर केवल चुनाव लड़ती थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने सहयोगी दलों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में 73 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिला है 30 विधानसभाओं पर
पार्टी के लिए काम करने का। तो जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर काम करते हुए संगठन को खड़ा किया, सत्ता में लेकर के 2 बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आए हरियाणा के कार्यकर्ता, इसी तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वही बूथ रचना करते हुए, घर घर जाते हुए, लोगों से संपर्क करते हुए और केंद्र और हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हरियाणा जिस तरह से हरियाणा के अंदर सरकार ने एक परिवर्तन किया है, उसी तरह की सरकार हम पंजाब में भी बनाना चाहते हैं। ये लोगों से अपील कर रहे हैं और आप देखोगे कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 20 फरवरी को जब वोटें टलेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग रूप आपको पंजाब में दिखाई देगा। संजय जी, आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ, हरियाणा की राजनीति को भली भांति जानते हैं। किसी जमाने में बड़ा भाई इनेलो हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी अलग हुई और 2 बार से सत्ता में, जैसा कि आपने कहा। तो इस बार श्रोमणी अकाली दल अलग लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही पंजाब लोक कांग्रेस और ढींढसा ग्रुप भी साथ है, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे भुना रही है कि 4.5 साल कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया, 111 दिन चन्नी साहब बहुत कुछ कर गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जूनियर दल के रूप में रही है और उसके बाद जब अपनी राजनीति की तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे भी सरकार बनाई और अब भी एक जूनियर पार्टनर के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है, आदित्य दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के साथ। जहां तक कैप्टन अमरिंदर जी की बात है, कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनलिज्म के मुद्दे पे आए हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आए हैं। जिस तरह से ये पंजाब जो एक बॉर्डर का स्टेट है, डिस्टर्ब स्टेट है, यहाँ पर बहुत जरूरत है एक स्थायी सरकार की, एक तरक्की की और आपसी भाईचारे की। उस भाईचारे को मजबूत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, ढींढसा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में सत्ता में आ रही है और डबल इंजन की सरकार पंजाब में भी बने, केंद्र का और पंजाब का आपस में सहयोग हो, ताकि पंजाब जो एक बीमारू राज्य बन गया है, जो कर्जे वाला राज्य बन गया है और जहां कुछ इस तरह की ताकतें सिर उठा रही हैं जो पंजाब के लिए अच्छा नहीं, पंजाब के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उन सबको समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सत्ता में लाना जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल, आज बॉलीवुड अदाकारा माही गिल और पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हॉबी तालीवाल दोनों भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या लगता है पंजाब बीजेपी को कितना बल मिलेगा? बहुत बल मिलेगा। केवल ये 2 अदाकार आज आए हैं, इसके अलावा बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के लोग, सामाजिक लोग, बहुत से पॉलिटिकल लोग, बड़े बड़ी राजनीतिक पार्टियों के एक्स एमएलए, वर्तमान एमएलए, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। सबको लग रहा है कि पंजाब की सुरक्षा केवल एक पार्टी के हाथ में है, एक नेता के हाथ में, वो नेता है नरेंद्र मोदी और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हर किस्म का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी और खास तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जब मतपेटियां खुलेंगी तो पंजाब के लोग 20 फरवरी को मतदान कर जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी ही लहराने वाली है। इस पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से। और हर खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हर खबर पर एक्टर प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार थे प्रवीण कुमार। महाभारत में निभाया था भीम का रोल। सीरियल समेत कई फिल्मों में निभा चुके हैं रोल। एक्टर प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार थे प्रवीण कुमार। महाभारत में भीम का रोल किया था। सीरियल समेत कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। एक्टर प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार थे प्रवीण कुमार। महाभारत में भीम का रोल उन्होंने निभाया था। एक्टर प्रवीण कुमार सोबती अब हमारे बीच नहीं रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर देश में कोरोना से लगातार राहत मिलती नजर आ रही है। आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। देश में कोरोना से राहत, एक दिन में 1 लाख से कम केस सामने आए हैं। करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। 895 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। ये राहत वाली खबर आप सभी को हम बता रहे हैं। एक दिन में 1 लाख से कम केस सामने आए हैं। करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। 895 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 96.1% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। तो राहत वाली ये खबर आप सभी को हम बता रहे हैं कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम हो रहे हैं।
895 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। देश में रिकवरी रेट 96.19% पहुंच गया है। देश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। वहीं रिकवरी रेट की अगर बात करते हैं तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। 895 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। देश में रिकवरी रेट 96.19% पहुंच चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश में भी कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में भी लगातार आंकड़ों में कमी आ रही है। एक दिन में 1231 मामले सामने आए। 3544 लोग कोरोना से ठीक हुए। 21 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। गुरुग्राम में 478 मामले सामने आए। तो प्रदेश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। जहां एक तरफ लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, ऐसे में अब राहत वाली खबर आप सभी को हम बता रहे हैं। 21 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। फरीदाबाद में 114, यमुनानगर में भी मामले कम देखने को मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। एक दिन में 1231 मामले ही सामने आए। 3544 लोग कोरोना से ठीक हुए। 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। फरीदाबाद में 114, यमुनानगर में 126 केस सामने आए। तो वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 478 मामले सामने आए। 3544 लोग कोरोना से ठीक हुए। 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। प्रदेश में कोरोना से राहत। 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। फरीदाबाद में 114 मामले, गुरुग्राम में 478 केस सामने आए हैं। 3544 लोग कोरोना से ठीक हुए। 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।